नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमरिंदर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में। बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर समझा जाए तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर होना चाहिए था, क्योंकि रियल लाइफ में जो हम ट्रिग्नोमेट्री की एग्जांपल्स देखते हैं, ये जो सब पढ़ाई है बच्चों, कोई भी टॉपिक है वो आपकी एक्चुअल में रियल लाइफ के ऊपर ही काम करता है। मगर हम अपने कंपटीशंस में हम ये सोचते हैं कि हम फटाफट बस क्वेश्चंस देख लें और उनका आंसर निकाल लें और हमारा आंसर आ गया, हम खुश हो जाते हैं। इससे आगे हम नहीं सोचते। इसके अलावा मैं आपको यही बात बार बार दोहराता ही रहता हूँ कि बच्चों, जो भी पढ़ाई है वो हमारे मैनकाइंड के लिए, ह्यूमन रेस के लिए ही बनी थी। कैसे हम अपनी ज़िंदगी को, हम इस प्लैनेट अर्थ पे एक अकेले ही ऐसे जीव हैं जिसके पास भगवान ने दिमाग दिया है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि भगवान की दी हुई इस चीज़ को हम और आगे फ्लरिश करें और इस धरती को बेहतर बनाने में हम उसका उपयोग करें। इसीलिए बच्चों, ये सारी जो फिज़िक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, ये मैनकाइंड ने बनाई थी समझने के लिए, क्योंकि इंसान जो है वो शुरू से ही क्यूरियोसिटी दिमाग में सोचता है कि क्यों, वाई। ये वर्ड बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, वाई। तो आज से हजारों साल पहले जब एक आम इंसान, कुछ उनमें स्पेशल काइंड ऑफ लोग हुआ करते थे, क्योंकि आम इंसानों की ज़िंदगी वैसी थी कि उनको खाने ढूंढने में दिक्कत हुआ करती थी। उनका मेजर प्रायोरिटी जो था वो था कि बस खाना ढूंढना है, कोई शिकार करना है। फिर धीरे धीरे उन्होंने खेती की तरफ कदम बढ़ाए। जब खेती की तरफ आ गए तो उस खेतों ने मैनकाइंड को एक सोसाइटी में बदल दिया। अब लोग धीरे धीरे उसमें रहने लगे। मगर उनमें से कुछ लोग जीनियस थे, वो खाने पीने की सोच और सोने के अलावा वो लगातार इस हमारी सृष्टि को देखते थे, उसके रूल्स को पढ़ते थे। वो यही सोचते थे कि कैसे ये होता है, कैसे रोज़ सूरज सुबह अपने टाइम पे निकलता है, कैसे रात होती है, कैसे परछाइयाँ बनती हैं। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट आगे बढ़ी, तो उन लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि हम अगर कम्युनिकेशन हो, एक आदमी दूसरे से बात कर रहा है कोई तीसरी जगह के बारे में, और वो उसको ये बताना चाहे कि वो कितनी दूर है, तो उन्होंने फिर सोचा कि मैंने तो वो जगह देख ली, अब किसी दूसरी को बताना वो कितनी ऊंचाई पर है, या यहाँ से कितनी दूरी पर है, या आप यहाँ से कौन सी दिशा में जाओगे तो वहाँ पर पहुँचोगे। तो इन सारी कन्फ्यूजन्स तब होती थी जब पढ़ाई नहीं हुआ करती थी। तब उनमें से कुछ जीनियस थे, उन्होंने पढ़ाई की युक्ति निकाली, जिससे मेजर उनका जो सबसे पहली प्रायोरिटी थी वो थी उनकी कम्युनिकेशन स्किल की, ताकि वो किसी थर्ड पर्सन को बता सकें। जैसे आज की दुनिया में हम बात कर लें, हमारी नॉलेज सिर्फ यहीं पर सीमित रह जाती है कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, सूरज ग्रहण कैसे लगता है, कितनी देर का दिन होगा, कितनी देर की रात होगी। हम यही सोच लेते हैं, बस नेट पे देख लिया भी इतनी टाइम में हम, अब सदी में पहली बार ये हो रहा है, अब हम मार्स देखेंगे, इतने हजारों वर्ष बाद मार्स हमें दोबारा दिखेगा, या चंद्रमा ऐसा होगा। तो
हम सिर्फ नेट से नॉलेज ले लेंगे और हम उसको सॉल्व कर देंगे। पर जो मेन चीज़ है बच्चों, ये पढ़ाई में आपको अपना दिमाग यूज़ करना होगा कि ये कैसे काम करती है। तभी मैं सोचता हूँ कि शायद मेरा ये सफ़र किसी कामयाबी की तरफ बढ़ेगा जब मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स में से कोई जीनियस आगे निकलकर पाई की वैल्यू डिफाइन करेगा, कोई जीनियस आगे निकलकर ये बनाएगा कि हमारा मैथ्स भी एक्चुअली कई जगहों पर फेल हो जाता है। जैसे 10 को आप 2 से डिवाइड कर लो तो 5 और 5 10 हो गए, मगर 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 के 3 इक्वल पार्ट्स में आप नहीं कर सकते, आप जस्ट अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हो। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री में भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं जिस पे वैल्यूज़ हमेशा सही आती हैं, मगर बाकी सब अप्रॉक्सीमेशन है। इसी सोच को अपनी आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको अपने मेजर पोर्शन, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज है एक्चुअली, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये आज का ट्रिग्नोमेट्री का हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये सबसे बेस्ट प्रायोरिटी पे फर्स्ट चैप्टर होना चाहिए था, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस कहाँ पर हम इसको यूज करते हैं वो देखते हैं। अब बच्चों इस एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम कैसे देखेंगे, इसको समझने से पहले आप कुछ बेसिक्स को माइंड में जरूर रखना। जैसे लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट किसे बोलते हैं? बच्चों ये हमारा अगर सूरज हो, सन, किसी भी चीज को हम एक्चुअली देखते कैसे हैं? कोई चीज यहां पर पड़ी है, मान लो यहां पर एक काइट उड़ रहा है, ठीक है, ये एक काइट उड़ रहा है, यहां पर एक बंदा है जो ये काइट उड़ा रहा है। हमारी डोर कुछ इस तरह से नीचे से ऊपर जाती है ना, ये थोड़ी सी टेढ़ी सी हो जाएगी। आर्क, ध्यान से देखना, अगर आपने कभी पतंग उड़ाया हो तो हमारी जो डोर होती है पतंग की, वो ऐसे आर्क की तरह जाती है। तो ये तो हमारी डोर हो गई। अब इस पतंग से अगर हम ग्राउंड लेवल पर परपेंडिकुलर ड्रा करें ऐसे, और इस यहाँ से इस आई लेवल से ये हमारी धरती मान लो आप, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ध्यान से समझना बच्चों, ये डायग्राम तो आप भली भांति समझ रहे हैं, ये हमारी डोर है। अब मैंने बात की थी लाइन ऑफ साइट की। व्हाट डू यू मीन बाय लाइन ऑफ साइट? ये एक रफली आपको राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है, जिसमें हाइपोटेन्यूज ये होगा, ठीक है बच्चों? नहीं, ये नहीं होगा। मैं आपको एक सूरज क्यों बनाया है जब पतंग उड़ा रहे हैं, तो उसका भी कुछ ना कुछ तो मतलब होगा ना। यहां से शुरू होती है थोड़ी सी फिजिक्स की लैंग्वेज कि हमें चीजें कैसे दिखाई देती हैं। बच्चों यस, जैसे कोई भी चीज है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ह्यूमन आई है और ये सन है। ये ऑब्जेक्ट हमें क्यों दिखेगा? क्योंकि जब सूरज से एक रोशनी की लाइट, रे ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी,
उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक जाएगी। इसी तरह से एक और ले लो आप, वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ी और वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक आ गई। यहाँ हमारी आंखों में इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। ये ऑब्जेक्ट से आंख में जो ये लाइन है, इट इज ए स्ट्रेट लाइन। वाई? बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा बच्चों। मैं अपने लेक्चर में जब हम फिजिक्स की बात करेंगे तो लाइट में आपको समझाऊंगा ये सब। फिलहाल आपको इतना तो पता ही है कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो यहां से अगर आप यहां देखो, अब ये ह्यूमन आई है, ये आपकी आंख है, आप पतंग को देख रहे हो, तो सूरज से जो यहां लाइट पड़ी वो सीधी डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में की फॉर्म में आपकी आंखों में पड़ गई। ठीक है बच्चों, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। जहां से आप देख रहे हो पतंग को, इसका एरो आप ऐसे समझ लेना, क्योंकि सूरज से रोशनी इस पर पड़ी और इससे रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों पर आई। ये जो लाइन ऑफ साइट है बच्चों, ये हाइपोटेन्यूज होगा आपके राइट एंगल ट्रायंगल का, ये नहीं होगा, ये तो समझाने के लिए था। अब इस लाइन ऑफ साइट से जो धरती के ऊपर ये एंगल बन रहा है, इसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब धरती पर खड़ा होके आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं। एलिवेशन मीन्स ऊपर की तरफ। जो आप घर में जाते हो और आप अपने स्ट्रीट में से घर के गेट के ऊपर चढ़ते हो, तो वहाँ पर एक रैंप सा बना होता है जहाँ से आप ऊपर चढ़ते हो, उसको भी हम एलिवेटर बोलते हैं। एलिवेशन का मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ देखना। जो आपकी लाइन ऑफ साइट ग्राउंड लेवल पे एंगल बना रही है, उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। ये बात आपने बहुत अच्छी तरह से समझनी है, कंफ्यूजन नहीं रखनी इसमें। अब इसको आप नोट करो। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हम कैसे काउंट करते हैं। इसे पॉज करके नोट कर लो आप। अब बात करेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की। अब देखो बच्चों, यहां पर कोई एरोप्लेन उड़ रहा है और नीचे यहां पर आप में से कोई बच्चा खड़ा है। ये अब इस एरोप्लेन को देख रहा है, तो लाइन ऑफ साइट तो समझ आ गई। पहले इस एरोप्लेन से आप नीचे की तरफ परपेंडिकुलर ड्रा करो धरती के ऊपर। इमेजिनरी होगा ये हमारी धरती है ग्राउंड लेवल पर। वैसे तो धरती गोल होती है बच्चों, मगर हम ऑल प्रैक्टिकल्स में धरती अब हमें फ्लैट नजर आ रही है ना, क्योंकि हम धरती के इतनी बड़ी सरफेस पे बड़े माइन्यूट से बड़े छोटे से भाग पर खड़े हैं, जहां से हमें धरती फ्लैट लगती है। मगर आपको तो पता है, आप आज के इस वैज्ञानिक युग में कि धरती गोल है, मगर इस छोटे से पोर्शन पर हमें धरती फ्लैट नजर आएगी। इसीलिए हमने इसको बेस ऐसे फ्लैट लिया और यहां से एरोप्लेन से इस बेस के ऊपर हमने राइट एंगल इमेजिनरी ड्रा कर लिया। अब जो ये बच्चा इस हवाई जहाज को देख रहा है, ऐसे देखेगा, दिस विल बी इट्स लाइन ऑफ साइट।
क्योंकि यहाँ पर सूरज है, ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए, डायग्राम में इसकी जरूरत नहीं, वैसे आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से रे लाइट यहाँ पर पड़ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में पड़ रही है। लाइन ऑफ साइट एक्चुअली रे ऑफ लाइट ये जो सूरज से यहाँ पर पड़ी, यहाँ से आपकी आंखों में पड़ी, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई। ये लाइन ऑफ साइट ने जो धरती के साथ एंगल बनाया, ये वाला, दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहां पर कोई पायलट भी बैठा होगा, ये पायलट भी इस लड़के को देख रहा है। तो पायलट की जगह यहां पर आप कोई पैसेंजर समझ लें, क्योंकि यहां ये पॉइंट की जरूरत है हमें। ये पैसेंजर भी खिड़की से इस लड़के को देख रहा है। तो अगर यहां से इस धरती की तरफ के पैरेलल हम कोई ये लाइन बना दें, इमेजिनरी लाइंस हैं ये सारी, ये पैरेलल है हमारी धरती के, तो जैसे ये लड़का लाइन ऑफ साइट इसकी ये है, इस लाइन ऑफ साइट से ये लड़का धरती के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। तो ये लड़का यहाँ कोई पैसेंजर बैठा है, तो वहाँ वो भी इस लड़के को देख रहा है। वो भी जैसे इन दोनों की आंखों का आपस में, मान लो आप एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। अब ये यहाँ से ऊपर देख रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अब ये लड़का नीचे की तरफ देख रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये वाला एंगल जो बन रहा है ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या? डिप्रेशन मीन्स नीचे की तरफ। तो ये लड़का इस पैरेलल लाइन, जो धरती के पैरेलल लाइन हमने इमेजिनरी ड्रा की है, यहां इस लाइन से नीचे की तरफ कितने एंगल पर देख रहा होगा, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बच्चों इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको ये पता है कि जब भी दो पैरेलल लाइंस हों, ये दो पैरेलल लाइंस हों और इनको जो लाइन काटती है उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, तो दीज एंगल्स आर अल्टरनेट। इनको याद करने का बड़ा सौखा तरीका मैंने याद किया है, इसको इमीडिएटली पता हो जाना चाहिए कि जैसे ये जेड हो, ये लाइन इसके पैरेलल हो, तो ये वाला एंगल इस एंगल के हमेशा बराबर होगा। इनको बोलते हैं हम अल्टरनेट एंगल्स। देखो ये पैरेलल लाइन है इमेजिनरी हमारी धरती की लाइन से, ये ट्रांसवर्सल रे हो गई, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन will be equal to angle of elevation. These are alternate angles. These two angles are equal because of the fact that alternate angles are equal. ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए था। कभी डिप्रेशन आ जाए तो उसका मतलब हुआ कि कोई भी पर्सन हाइट से नीचे की तरफ देख रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाए उसका डायरेक्ट मतलब है कोई भी पर्सन नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। और प्रैक्टिकली जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन सेम है। अगर ये एंगल दिया हो तो इससे हमें डायरेक्ट ये आ जाएगा, और ये एंगल दिया हो इससे हमें डायरेक्ट ये एंगल पता लग जाएगा। ये हमारी हाइट होती है ऑलवेज परपेंडिकुलर, मीन्स दिस इज योर परपेंडिकुलर, क्योंकि हम ये एंगल देख रहे हैं, एंगल ऑपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, और दिस इज योर बेस एंड लाइन ऑफ साइट विल बी योर हाइपोटेन्यूज। आप इसको पॉज करके नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे।
पहला क्वेश्चन है हमारा द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower from a point on the ground which is 30 meters away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. सबसे पहले बच्चों आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, इसे आप अपनी आदत डाल लो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर है, ऑब्वियसली सीधा ही खड़ा होगा धरती पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ग्राउंड के ऊपर कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट टावर के फुट से 30 मीटर दूर है। अब टावर का फुट क्या होता है? टावर का पैर होता है कोई? फुट का मतलब इस ये इंग्लिश भाषा बड़ी अजीब हुआ करती है। इंग्लिश और हमारी मदर में लैंग्वेज में काफ़ी फ़र्क है बच्चों। इंग्लिश को एज इट इज़ अगर आप कन्वर्ट करोगे तो कई सेंटेंस ऐसे होंगे जहाँ पर आपको हंसी आएगी। अब टावर का फुट क्या होता है, ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये फुट पैर ज़मीन पे लगते हैं, मीन्स कि टावर का जो बेस है वहाँ से ये पॉइंट 30 मीटर दूर है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपने ये हाइट पता करनी है। अब इस ट्रायंगल को कोई नाम दे दो आप, ये P मान लो, ये Q मान लो, ये R मान लो। ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया। अब आपके पास बच्चों कौन सा रिलेशन है? आपके पास 3 रिलेशन है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये 3 रिलेशन हुआ करते हैं आपके पास। ये क्या होगा? साइन थीटा। ये क्या होगा? कॉस थीटा। अब ये क्या होगा? टैन थीटा। अब इन रिलेशंस में ये तो पता ही है थीटा आपको 30 डिग्री। अब इनमें से देखो कोई एक चीज़ दी होनी चाहिए, एक चीज़ पता करनी है आपने। यहाँ पर बेस 30 मीटर दी है, मतलब ये बेस दी हुई है आपको, ठीक है। दूसरा आपने परपेंडिकुलर पता करना। हाइट मीन्स परपेंडिकुलर, नॉट हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट हाइट। हाइट बच्चों, हाइट को परपेंडिकुलर याद करने का बड़ा ही अच्छा तरीका है। आप बेसिकली आप अपनी हाइट कैसे कैलकुलेट करोगे? आप सीधे खड़ के ऐसे कैलकुलेट करोगे? आप ऐसे टेढ़े होके तो नहीं करोगे। हाइट हमेशा सीधी होती है ज़मीन से, मतलब ज़मीन से परपेंडिकुलर। जहाँ भी हाइट की बात होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, इसे आप समझ लेना। इसे हाइपोटेन्यूज में कभी कंफ्यूज मत करना। मीन्स आपके पास परपेंडिकुलर निकालना है। अब बेस दी हुई है, बेस इन 2 फार्मूले में है। अब इन दोनों में से कौन सा लगाएंगे? इसमें से अगर इसमें लगाएंगे तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, इसलिए इस फार्मूले की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालना है तो टैन थीटा वाला फार्मूला आप यूज़ करोगे। टैन थीटा इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, मतलब कि tan थीटा की जो रिलेशनशिप है वो परपेंडिकुलर और बेस की होगी, और एंगल जिस हिसाब से बदलेगा तो रेशो भी उसी हिसाब से बदलेगी। मगर एक गिवन एंगल पर tan ऑफ गिवन एंगल विल बी कांस्टेंट, मतलब अगर tan 30 डिग्री हो तो इसकी रेशो कांस्टेंट हो जाएगी, जिसमें अगर परपेंडिकुलर आपका निकालना है और बेस आपकी 30 है तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर 30। अगर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 30/√3। दिस इज योर आंसर। अब आपको एक और छोटी सी कॉमन सी बात बताता हूं बच्चों, दिस इज योर आंसर, मगर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा, दिस इज आल्सो करेक्ट आंसर। मगर अब जब बोर्ड में जाओगे तो बच्चों एक जनरल सा रूल फॉलो हुआ होता है, जो वैसे हम कहीं लिखा हुआ नहीं पढ़ते, इसको आप जस्ट समझ से समझो आप कि ये थोड़ा सा ऑड सा लग रहा है। ऑड सा क्यों लग रहा है? इसके डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर है। अब इसको रैशनल बनाने के लिए आप इसको रैशनलाइज कर दो, मीन्स डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को ही डिवाइड कर दो, तो ये 30√3/√3 इंटू √3 3 आ गया, 30√3/3 ये कैंसिल हो गया, 10√3 योर आंसर। ये अब आपका आंसर है। आंसर ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, मगर ये देखने में थोड़ा सा बढ़िया सा लग रहा है और जनरल सा ही बात है। जनरल अंडरस्टैंडिंग में आप समझो कि कभी भी आंसर लिखो तो डिनोमिनेटर में आप इरेशनल नंबर मत लिखो। क्यों? क्योंकि इसकी डिवीजन ज़रा मुश्किल है। 30/√3 मीन्स 30/1.73205। यहाँ से हम इसकी आंसर सीधा ही निकाल देंगे। 10 × 1.73205 मीन्स 17.320 मीटर अप्रॉक्सीमेटली टावर की हाइट होगी। इसे आप पोज करके नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग from the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Find the height of the tower. बच्चों इस क्वेश्चन में वही सबसे पहले आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करना है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाई, दिस इज योर बिल्डिंग।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। इसके टॉप से, क्योंकि हमने टावर के टॉप को एंगल ऑफ एलिवेशन है, मींस कि यहां से टावर का टॉप, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा? जो ये हमारी ग्राउंड लेवल है, इससे पैरेलल हम एक लाइन ड्रा करेंगे। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। अब यहीं से इस टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। यहां से इसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। ये आपका ग्राउंड लेवल है। ये आपकी बिल्डिंग है। ये आपका टावर है। अब हमने इस हाइट ऑफ टावर का पता करना है। दिस इज योर हाइट ऑफ द टावर, इसका हमने पता करना है। अब बच्चों इसको कैसे करेंगे? इसमें आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे पता करते हैं? जो चीज़ गिवन है उसको बस राइट एंगल ट्रायंगल में आप डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ। बेसिक सी नॉलेज यूज़ करते हैं हम इसमें। ये लाइन इस धरती से पैरेलल है, ये भी परपेंडिकुलर है क्योंकि बिल्डिंग सीधी खड़ी होगी, तिरछी नहीं होगी। ये भी टावर है, ये सीधा खड़ा होगा, तिरछा नहीं होगा। तो ये वाला बिल्डिंग और ये वाला टावर दोनों ही एक लाइन, मतलब धरती के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। तो ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है बच्चों। देन ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। अब आपके पास पूरी हाइट पता करने के लिए इसको 2 पार्ट्स में आपको सॉल्व करना होगा। बच्चों देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, तो ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से देखेंगे तो 45 होगा, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब इस ट्रायंगल्स को आप नाम दे दो ए बी सी, दिस इज योर डी, दिस इज योर ई। अब बच्चों देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी सी ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ये 45 डिग्री हो गया। ये 7 मीटर है। इसके सामने वाली साइड में परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है। यू कैन फाइंड इट्स बेस बी सी। परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है। परपेंडिकुलर बेस की कौन सी रिलेशनशिप होती है हमारे पास? tan ऑफ थीटा। एंगल कितना है यहाँ पर? 45 डिग्री। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? ए बी ओवर बी सी। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ए बी आपके पास 7 दिया हुआ है, बी सी आपने निकालना है, तो बी सी भी आपके पास 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। दिस साइड विल बी 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर या 7 यूनिट, सॉरी सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा। अब आपने इसकी हाइट पता करनी है बच्चों। अब आप सोचोगे कि इसको हम कैसे निकालेंगे। अब आप देखो, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ये 7 मीटर है, तो ये भी 7 मीटर होगा। ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब इस ट्रायंगल में देखो आप, ए ई डी,
इन ट्राइंगल AED यहां से आप स्पेस बना रहा हूं थोड़ी सी, इन ट्राइंगल ADE। अब ये बेस आपके पास 7 मीटर है, अगर आप इतनी साइड पता कर लें तो ये तो 7 है ही, ये प्लस ये हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी। अब इन ट्राइंगल AEADE बेस पता है, परपेंडिकुलर देखना है। परपेंडिकुलर बेस का क्या रिलेशनशिप होता है? tan ऑफ 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ये वाला साइड DE ओवर बेस कितनी है? 7। तो tan 60 कितना होता है? √3। DE आपके पास ये आ गया, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके DE आ जाएगा आपके पास 7√3। ये वाली साइड हमारे पास 7√3 आ गई। अब आप इस हाइट ऑफ द टावर को आसानी से निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ द टावर H इज इक्वल टू कितनी हो गई है? 7√3 प्लस 7, 7√3 प्लस 7, 7 कॉमन निकल गया, √3 प्लस 1। दिस इज योर आंसर। समझिए बच्चों, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कॉम्बिनेशन ही बन जाएगा। ये रेक्टेंगल का ट्राइंगल का ऑपोजिट साइड्स को इक्वेट कर दो। पहले हमने ये ट्राइंगल लिया, ठीक है, ये 45 था, ये भी 45 होगा। ये 7 मीटर दी हुई थी, ये 7 मीटर आ गई। अब ये एक रेक्टेंगल है, ये 7 मीटर है, तो ये भी 7 मीटर होगी। अब इस ट्राइंगल में ये 7 मीटर है, ये एंगल 60 डिग्री हो गया। अब ये हाइट आप आराम से पता कर सकते हो, इट विल बी 7√3। अब ये हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई आपके पास? 7 × √3 + 1। दिस इज योर आंसर। नोट कर लो आप। बच्चों, ये आज हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक्स क्वेश्चंस और एंगल लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और कुछ बेसिक्स से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब इन्हीं को कॉम्प्लिकेट करके ये एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में आप कौन सा भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इसके बाद मैं एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री पर क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में कौन कौन से क्वेश्चन आए उनको लेकर लास्ट लेक्चर में हम फिर ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म कर देंगे बच्चों। फिर इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो मेरा बहुत ही फेवरेट चैप्टर है, मेंसुरेशन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड मेंसुरेशन 2, जिसमें वॉल्यूम्स करेंगे सब कुछ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसी के साथ चलो आप इसको रिवाइज करना। इसके लास्ट लेक्चर में मैं आप प्रीवियस कोर्स ईयर क्वेश्चन सभी टाइप के एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में करवा के आपको इस क्वेश्चंस के मेरे हिसाब से बेस्ट क्वेश्चंस लाकर 10-15 क्वेश्चन हम कर लेंगे, जिससे आपकी एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। चलो बच्चों, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आपके साथ और भी बच्चे जो हैं वो मेरे इस लेक्चर्स का फ़ायदा उठा सकें और ज़िंदगी में अगर मैं 10, 15, 20 बच्चों को भी कामयाब करने में कामयाब रहा तो ये मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद।